रिकॉर्ड। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि कल हम लोगों ने देख लिया था, आधुनिक भारत के इतिहास में भूमिका हम लोगों ने समझ ली थी। और हम लोगों ने समझा कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है आधुनिक भारत के इतिहास में। कुछ चीजें हमें डीप पढ़नी है और कुछ चीजें हमें सरसरी निगाह से देखनी है। और क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं ये चीज हम लोग देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और जहां पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम लगे वो चैट बॉक्स में जाके अपना चैट कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग आज उसी से आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्या जाना था, हम लोगों ने जान लिया था कि कैसे भारत में जो कंपनी राज है उस स्थापना कैसे हुई। उससे पहले ही कुछ भूमिका हम लोगों ने समझी थी। और हम लोगों ने उसमें समझा था कि जो मुगल हैं, ग्रेट मुगल्स के बाद जो मुगल आते हैं वो कैसे धराशायी हो गए। और उनमें कुछ जो बेसिक कमजोरियां थी, वो कमजोरियां क्या क्या थी उनके बारे में हम लोगों ने कुछ पॉइंट वाइज समझा था। और उसमें औरंगजेब का योगदान क्या था इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। हम लोगों ने ये जाना था कि कैसे कुछ विशेष टर्म आधुनिक भारत के इतिहास में आगे आने वाले हैं, उनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा समझ लिया था। आज हम लोग जो उत्तर मुगल हैं उनके बारे में जानेंगे, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। उत्तरवर्ती मुगल शासक। ठीक है, देखिए ये अपने शासन और प्रशासन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मुगलों का। ठीक है, हम लोग यहाँ मुगलों के परिप्रेक्ष्य में चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग बताइएगा जहां पर भी प्रॉब्लम हो। देखिए जो उत्तरवर्ती मुगल शासन है वो आपको, जैसे मैंने कल की क्लास में ही बता दिया था, 1707 से शुरू होता है और 1857 तक चलता है। 1857 में कौन शासन करता है उस समय आप सबको पता है। कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, और इनके शासन के साथ ही मुगल शासन का क्या हो जाता है? पूर्णतः अंत हो जाता है। ये अंतिम मुगल शासक थे। कौन? बहादुर शाह जफर। इसकी कहानी कहाँ शुरू हुई थी? बाबर से शुरू हुई थी। हमने कल इनके सन वगैरह भी आपको बता दिया था, इनके शासन का टाइमिंग क्या थी। ये आप लोगों को याद रखना, ये मैंने कल ही आपको समझा दिया था। आज हम लोग उत्तरवर्ती मुगलों के बारे में जानेंगे। और उत्तरवर्ती मुगल शासन की शुरुआत होती है, उनका पहला शासक है वो है आपका बहादुर सॉरी बहादुर शाह प्रथम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये कब शासन शुरू करता है? ये 1707 से शासन शुरू करता है। और कब तक ये शासन करता है? 1712 तक। ये टाइम पीरियड याद रखिएगा। और इससे ज्यादा आप लोगों को अभी देखिए, जैसे पिट वगैरह का एग्जाम होगा तो उसमें से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन डीप नहीं आने वाले हैं। बस ये पूछ सकता है बहादुर शाह जफर का मूल नाम क्या था। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको मूल रूप में क्या कहा जाता था? मुअज्जम। ठीक है, और इसको जो अन्य नाम था, इसको शाह आलम प्रथम भी कहते हैं या साहेब ए खबर भी कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अदर एग्जाम के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और थोड़ी सी कहानी भी आप इसके बारे में सुन लीजिए। औरंगजेब की नीतियों को इसने पूर्णतः पलट दिया था। जैसा मैंने कल आपको कल की क्लास में बताया था, क्या बताया था आपको कि औरंगजेब की नीतियां कैसी कैसी थी, उनकी सारी नीतियों को मैंने चर्चा की थी। और उसके बाद बताया था कि कैसे औरंगजेब की नीतियां मुगल शासन के पतन के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो उन सारी नीतियों को यहाँ पर पलटने की को कौन करता है, देखता है? तो ये और बहादुर शाह जो प्रथम था, इसने क्या किया? जो इनके पिता श्री थे औरंगजेब, उनकी नीतियों को क्या किया? पलट दिया। अर्थात जैसे उनकी धार्मिक सहिष्णुता उससे अंदर कम थी, इसके अंदर धार्मिक सहिष्णुता ठीक ठाक लेवल की थी। मतलब ये हिंदुओं को भी बराबर प्रश्रय दे रहा था और उनकी धार्मिक भावनाओं को कम से कम कुठाराघात हो उनपे, उसी कोशिश में लगा रहा बहादुर शाह जफर। ठीक है, और जैसे औरंगजेब था, उसके राजपूतों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, मराठा के साथ तो संबंध उसके अच्छे थे ही नहीं। उसने क्या था कि साहू जी को गिरफ्तार कर लिया था 1690 के आसपास। ठीक है, और क्या है, कैद करके ले आया था दिल्ली। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन इस ये बहादुर शाह शासन में आता है तो ये क्या करता है कि जो साहू जी था, संभाजी का बेटा जो था, आप ऐसे कह सकते हैं कि शिवाजी का जो पोता था, उसको क्या है 1707 में जब शासन की बागडोर अपने हाथ पे लेता है तो 1707 ईस्वी में उसे रिहा कर देता है। ठीक है, किसको रिहा कर देता है? साहू जी को। अगर कहीं पे ज्यादा डीप क्वेश्चन आ जाए तो
कि साहू जी को किसने रिहा किया था, तो साहू जी को रिहा करने में योगदान किसका था, बहादुर शाह का था। और इसको गिरफ्तार किसने किया था, इसको गिरफ्तार किया था औरंगजेब, इसके फादर श्री ने। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसके मराठा, सिख, बुंदेले और जाटों के साथ इसने बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की। तो मराठा के संबंध इसने बेहतर कैसे बनाए, साहू जी के साथ। लेकिन मराठाओं के साथ कभी मुगलों के जो टर्म है ना बहुत अच्छे नहीं हो पाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती ही रही। और न इन्होंने उनको चैन से बैठने दिया, न इन्होंने उनको चैन से बैठने दिया, ऐसा संघर्ष इनके बीच में चलता रहा। ऐसा भी कहा जाता है जो बहादुर शाह था ये अंतिम मुगल शासक था जो कि आपका जो मुगल है उसके पतन को रोक सकता था, इसके अंदर योग्यता भी थी। परंतु था क्या मामला, जब ये शासन पे आता है ना बहादुर शाह, इसकी उम्र उस समय ही 65 साल हो चुकी होती है। कहीं पे 60, कहीं पे 62, कहीं पे 63, अलग अलग हर जगह मिलता है, लेकिन 60 प्लस था, ये मान के चलिए आप। अब सपोज करिए 60 प्लस में तो आजकल सरकारी नौकरी से आप लोग रिटायर होने के बारे में सोचने लगते हैं, लोग घर आके बैठने लगते हैं। उस उम्र में शासक बनता है तो समझ ही लीजिए कि उसके अंदर कितनी इच्छा शक्ति रही होगी और कितनी गंभीरता रही होगी। तो थोड़ा सा निष्क्रियता भी आ गई थी। तो ये सारी समस्याएं किसके साथ थी, बहादुर शाह। और औरंगजेब तो 48-49 साल का शासन करने के बाद छोड़ के जाता है, तो बहादुर शाह के पास ज्यादा टाइम बचा नहीं था। इसलिए क्या इसके प्रशासन में वो फुर्ती नहीं दिखती। बाकी ये योग्य व्यक्ति था, बाकी सारी चीजें थी। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों ने जान लिया कि बहादुर शाह का टाइम पीरियड कितना था। आपको ये याद रखना है 1707 से 1712। सबसे जो मेन चीज है जो आपके एग्जाम में आ सकती है वो यही आ सकती है कि बहादुर शाह का अन्य नाम क्या था, मुअज्जम था। इसको साहेब बेखबर भी कहा जाता है। ठीक है, बेखबर है लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास। और इसने 1707 में साहू जी को छोड़ दिया था और इसने सिखों के साथ भी ठीक ठाक संबंध बना रखे थे। और जैसे सिखों में बंदा बहादुर था, बंदोलों में छत्रसाल था, जाटों में चूरामन का नाम भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो इनके साथ इसने संबंध सुधारने की कोशिश की, सुधरे या नहीं सुधरे वो अलग बात थी। तो ये था बहादुर शाह की हिस्ट्री। अच्छा, हम लोग इसके आगे बढ़े, सबसे पहले इनकी एक क्रोनोलॉजी देख लेते हैं मुगल शासकों की, जिससे क्या हो जाएगा कि आप लोग एक जगह पे लिख पाएंगे, इसके बाद हम लोग उसके बारे में थोड़ा बेहतर तरीके से डिस्कस कर पाएंगे। और जो अपने एग्जाम की चीजें काम की होंगी उनको भी हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले एक जगह पे लिख लेते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासनों को सभी को एक जगह पे। ठीक है, पहला कौन सा हो गया है, पहला आपका हो गया है बहादुर शाह। ठीक है, दूसरा इसके बाद कौन आएगा आपको, इसके बाद आता है जहांदार शाह। ठीक है, तीसरा शासक कौन है, तीसरा आपका इसके बाद आता है फर्रुखसियर, जिसका नाम लोगों ने सबने सुन रखा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, इसके बाद अगला शासक कौन आएगा फर्रुखसियर के बाद, जिसका नाम दो नाम इसके बीच में और आते हैं, वो कौन कौन से हैं, एक है रफी उद दरजात। ठीक है, और एक है रफी उद दौला। ठीक है, ये बहुत कम समय के लिए शासन में रहते हैं, वो टाइम पीरियड हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद कौन आता है जिसका आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, काफी समय तक ये शासन करता है, लेकिन क्या है इसकी भागीदारी कमी रहती है प्रशासन में। इसके बाद रंगीला के बाद कौन आता है, रंगीला के बाद जो भी शासन में आते हैं वो भी बहुत ही ऐसा था कि बहुत योग्य थे, तो ऐसा नहीं था। रंगीला के बाद जो शासन में आते हैं उनका नाम है अहमद शाह। ठीक है, क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में बैठ जाए इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक साथ करवा दे रहा हूँ। इसके बाद फिर से इनके बारे में अलग अलग हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका आलमगीर। आलमगीर औरंगजेब का भी नाम था, आलमगीर द्वितीय। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर अपनी खुद की कैपेबिलिटी बची नहीं थी, तो किसी ना किसी के नाम लेके बैठ जाते थे। इसके बाद आता है अली गौहर, क्या इसको कहते हैं शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आपको आएगा अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय का नाम आप लोग एक विशेष परिपेक्ष में याद रखना होगा, और बाकी उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं जिसके लिए आप इनको याद रखें। ठीक है, जफर। ठीक है, इनका टाइम पीरियड हम लोग याद रख लेते हैं। सबसे पहले इन्हीं लास्ट से शुरू करते हैं, 1837 से 1857। 1857 क्या है, क्रांति याद रहेगी आपको।
ठीक है। इससे पहले जो अकबर द्वितीय था, ये कभी शासन पे आता है? ये आपका 1806 से आपका आता है 1837 तक आता है। और अली गौहर या शाह आलम द्वितीय की बात की जाए तो ये 1759 में शासन की बागडोर अपने हाथ में लेता है और 1806 तक काफी लंबे समय तक शासन करता है, परंतु कोई विशेष शासन नहीं करता। इससे पहले अगर बात की जाए तो आलमगीर की 1754 से 1758 तक ये देखता है। अहमद शाह की बात की जाए तो ये 1748 में शासन की बागडोर अपने हाथ में लेता है और 1754 तक रहता है। और मोहम्मद शाह रंगीला जो कि 54, आपको पता है 48 उसकी लास्ट डेट होगी शासन में आता है कब? ये भी ठीक ठाक पीरियड तक साइन अपना शासन करता है, 1719 से 1748। बाकी ये दोनों क्या थे, 1719 में ही आते हैं और 1719 में ही इनको कुछ ना कुछ हो जाता है। बहुत ही मतलब ऐसे लोग थे कि अयोग्य शासक कहा जा सकता है इनको, और इनमें से डेथ भी हो जाती है इनको। ठीक है। इसके बाद फर्रुखसियर की बात कर लिया जाए तो ये 1713 में आता है और 1719 तक रहता है। और जहांदार शाह की बात की जाए तो 1712 से 1713 तक रहता है। और बहादुर शाह की बात किया जाए तो ये 1707 से लेकर आपका 1712 तक रहता है। ठीक है। तो ये टोटल टाइमिंग है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये आपके क्या है, काम की भी है। कैसे काम किए हैं, अगर आप इनको याद रखेंगे तो कहीं अगर क्वेश्चन बनाने के लिए आ गया, सपोज करिए आपको चार ये उत्तर मुखवर्ती शासक दे दिए, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर और रंगीला, इनको क्या है सीरियल से लगाने के लिए दे दिया। तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो क्या होगा, आपको दिक्कत होगी। इसलिए क्या है, इनके टाइम पीरियड क्या है आपको याद रखने हैं। बहादुर शाह का याद रखिए क्या है, 1707 से 1712। जहांदार शाह का 1712 से 1713, एक ही साल रहता है। फर्रुखसियर 1713 से 1719। रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला दोनों 1719 में ही आते हैं और बहुत ही कम समय तक शासन करके ये चले जाते हैं। रफीउद्दर्जात की तो बात ये कि ये मान के चलिए 28 फरवरी को ये बनता है। ठीक है, 28 फरवरी को बनता है। और क्या है, 4 जून को इसको पदच्युत मतलब पद से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद फिर कौन बनता है, थोड़े बहुत छोटे उम्र के बालक थे। ठीक है। इसके बाद ये जो दूसरा वाला है रफीउद्दौला, ये क्या बनता है, 6 जून को बनता है। और ये सितंबर में 17 सितंबर तक ये क्या है अपने पद से बाहर। इसके बाद फिर रंगीला आता है। ठीक है। और इसको बिठाने में किसका हाथ था, इन सबके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। तो बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। अली गौहर नाम से बहुत कम पूछा जाएगा, इसलिए आप इसका नाम शाह आलम द्वितीय याद रखिएगा। अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर जो अंतिम शासक था। सब लोगों ने नोट कर लिया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? इनके अगर ये शुरुआत के 3-4 इनके कुछ नाम भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इसका नाम बताया आपको, क्या बताया था, साहिब बेखबर। ये पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये जहांदार शाह आता है, इसको क्या कहा जाता था, लंपट मूर्ख। ठीक है। इसके बाद फर्रुखसियर आ जाता है, इसको कहा जाता है घृणित कायर। ठीक है। और रंगीला का तो इसका तो पूरा नाम ही मोहम्मद शाह रंगीला था। इसको रंगीला क्योंकि इसका थोड़ा रंगीन मिजाज आदमी था, इसलिए इसको क्या है, मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला कहा जाता था। इसका बहुत सारा समय तो हरम में गुजरता था। ठीक है। तो ये नोट हो गया सबका, क्लियर करते हैं इसको फिर हम। क्लियर कर देते हैं हम सर, कोई दिक्कत? देखिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं तो फिर क्लियर करते हैं हम। सबका नोट हो गया ना? सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़े फिर हम लोग। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा जहादारशाह के बारे में। कुछ ज्यादा जानना नहीं है, जानना हमें कितना है कि ये जहादारशाह का टाइम पता है आप सबको, केवल 1 साल शासन करता, 1712 से 1713 तक। ठीक है।
जहांदार शाह से पहले जितने भी शासक बने थे वो क्या है कि आपस में भाइयों में उनकी लड़ाई होती रहती थी, ठीक है, चाहे वो औरंगजेब बना हो या फिर आपका बहादुर शाह जफर बना हो, ये इसने भी अपने भाइयों के साथ लड़ाई करने के बाद ही शासन की सत्ता पे आया था। परंतु जहांदार शाह के मामले में मामला ये था कि इसी समय से क्या है, एक वर्ड यूज होता है पीरियड ऑफ एम्बिशियस नोबल का प्रवेश शुरू हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है कि ये जो जहांदार शाह शासक बनता है वो अपने दम पे नहीं बनता, किसी की सपोर्ट से बनता है, ठीक है। और कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्तित्व रहता है जो कि क्या है कि शासन में इतनी उसकी भागीदारी हो जाती है कि वो राजा बना सकता है, बिगाड़ सकता है। तो उस समय एक व्यक्ति था जुल्फिकार खान, जो कि जिसको बाद में प्रधानमंत्री बनाता है। जुल्फिकार खान के सहयोग से क्या है ये सत्ता में बैठता है, ठीक है, सत्ता पे आता है, जिसको बाद में प्रधानमंत्री बनाता है। इसकी नीति भी ठीक ठाक थी। इसने क्या किया, जजिया कर, जो कि औरंगजेब ने दोबारा शुरू किया था, औरंगजेब से पहले किसने इसको अंत किया था, अकबर ने अंत कर दिया था ना जजिया कर का, उसको फिर से क्या है खत्म कर देता है। अर्थात ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था, परंतु इसने भी कुछ बहुत सारी गलतियां की और बहुत कम समय तक इसको शासन करने का मौका मिला। तो ये इसने शासन प्रशासन में बहुत ज्यादा योगदान नहीं दे पाया। और इसी समय एक इजारा प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। इजारा प्रणाली क्या है, एक प्रकार की जिम्मेदारी व्यवस्था है, जो आप लोग बाद में देखेंगे। इजारा प्रणाली की शुरुआत इसी समय होती है। इजारा प्रणाली है क्या, अगर क्वेश्चन आ जाए इजारा प्रणाली है क्या, तो पहले बात ये भूमि बंदोबस्त की एक प्रणाली है। किसकी प्रणाली है, भूमि बंदोबस्त की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इससे पहले क्या होता था, आप लोगों ने सुना था मनसब दे दिया जाता था, वो उनसे क्या है अपना किसी भी प्रकार से अपना रेवेन्यू कैसे भी क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। परंतु जब इजारा प्रणाली होती है तो इसमें क्या कर दिया गया कि एक मिडिल मैन आ जाता है, ठीक है। मिडिल मैन क्या करता है, ये क्या करता है, वही जमींदार वाला काम करता है, ठीक है। अब जो यहाँ पर ऊपर राजा रहता है, ठीक है, वो क्या कहता है, एक निश्चित रकम क्या इसने घोषित कर दी, ठीक है, कि हम आपसे 10,000 लेंगे या 20,000 लेंगे, जो भी लेना होगा उसने घोषित कर दिया। परंतु मिडिल मैन कितना भी किसानों से ले सकता था। तो इस इजारा प्रणाली ने क्या कर दिया, किसानों की हालत और खराब कर दिया। तो ये पेट वेट के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप इससे ऊपर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बाकी लोग इसको याद रखें या ना रखें, लेकिन ये याद जरूर रखना कि इजारा प्रणाली है क्या, किससे संबंधित है। आप पूछ लिया इजारा प्रणाली तो आपने बता दिया सैन्य व्यवस्था संबंधित है, तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। आपको याद क्या रखना है, इजारा प्रणाली भूमि बंदोबस्त की प्रणाली है, जिसके द्वारा क्या है भूमि का कैसे वितरण किया जाएगा और कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, कैसे राजस्व किसानों से लिया जाएगा, उसकी व्यवस्था इजारा प्रणाली करती है, ठीक है। अब जहांदार शाह के बाद जो अगली चीज होती है, अब इसी समय क्या होता है, कुछ दो बंधुओं का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सैयद बंधु। इतिहास में आप लोगों ने बार बार इन सैयद बंधुओं के बारे में सुन रखा होगा। ये सैयद बंधु क्या है, आगे आते हैं, ठीक है। इनमें से इनके सैयद बंधुओं का नाम क्या था, एक अब्दुल का सैयद जो अब्दुल खान था और दूसरे का हुसैन अली खान था। एक क्या है वजीर बनता आगे चल के और एक मीर बख्शी बनता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे अभी जुल्फिकार खान की भूमिका थी जहांदार शाह को राजा बनाने में, वैसे अब ये सैयद बंधुओं ने क्या किया, इनको किंग मेकर भी कहा जाता है, ठीक है। किंग मेकर अर्थात किंग नहीं है लेकिन किंग बनाने वाले हैं। तो किंग मेकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जहांदार शाह को गद्दी से हटाकर किसको, फर्रुख सियर को राजा बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है। फर्रुख सियर को राजा बनाने में किसने भूमिका निभाई थी, वो थे सैयद बंधु, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मुगल शासन में किंग मेकर किसे कहा जाता है, सबको समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मुगल शासन में किंग मेकर के रूप में जाना जाता है, तो सैयद बंधु, जुल्फिकार खान, या ऐसे कोई कुछ ऑप्शन दे देगा आपको, मोहम्मद शाह या किंकुलिज खान, तो आपका आंसर क्या होगा, सैयद बंधुओं के लिए जाना जाता, ठीक है। इनमें दोनों, एक का नाम क्या था, अब्दुल्ला खान था, ये लिख लीजिए चाहे तो आप, अब्दुल्ला खान, और दूसरे का नाम था हुसैन अली खान, ठीक है। ये दोनों बंधु थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान सैयद बंधु थे दोनों, जो कि किंग मेकर की भूमिका में आते हैं। और इन्होंने फर्रुख सियर को क्या है, राजा बना देते हैं। फर्रुख सियर का टाइम पीरियड आप सबको पता है, याद रखने की जरूरत भी है इसको थोड़ा सा, टाइम पीरियड ज्यादा, क्योंकि छोटे एग्जाम जो होते हैं पेड या इस्तीसाब के लेवल के एग्जाम, लेखपाल का एग्जाम, उसमें क्या हो तो कई बार डेट सेंट्रिक होता है, मतलब आपसे ज्यादा कहानी नहीं पूछी जाएगी,
आपसे विपिन चंद्रा की उम्मीद नहीं की जाएगी आप विपिन चंद्र बन जाएं, पर आपसे ये उम्मीद जरूर की जाएगी कि आप सीरियल जान रहे हो और इनके निक नेम जरूर जान रहे हो। ठीक है, तो इसका नाम क्या, जैसा मैंने बताया था, क्या नाम बताया था, सीआर है। सीआर क्या होते हैं, कायर होते हैं, आप ऐसे याद रखिएगा, सीआर से सीआर याद रखिएगा। सीआर आप लोगों ने सुना है, उसी से आप इसको याद रखिएगा, क्या है, घृणित कायर, क्योंकि सब लोग क्या है सीआर से घृणा करते हैं। तो ऐसे करके आप इससे क्या है याद रख सकते हैं, किसको, फर्रुखसियर को, कि ये क्या है, सियार था, घृणित कायर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और इस समय असली शासक कौन था, यही जो सैयद बंतु, यही असली शासक थे किसके टाइम पे, फर्रुखसियर के टाइम पे असली शासक कौन था, यही आपके सैयद बंतु। अब जब सपोज करिए सैयद बंतु असली शासक होंगे तो इनसे बहुत सारे लोग जलने वलने भी लगते हैं। ठीक है, और बहुत सारी और भी समस्याएं उनके शासन में शुरू हो जाती हैं, तो आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात नहीं है, परंतु इसके बारे में और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम लोग जान लेते हैं। जजिया कर किसने कहा खत्म किया था, दोबारा जहादार शाह, जा याद रखिएगा, जजिया कर किसने खत्म किया, जहादार शाह ने। ठीक है, और इसने क्या किया था, फर्रुखसियर ने, फर्रुखसियर ने के समय में ही बंदा बैरागी के नाम, ये आप लोगों को मैंने बताया था। जो गुरुओं के 10वें गुरु जो थे कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, जिनकी बहादुर शाह से तो ठीक ठाक बनती थी, और लेकिन बहादुर शाह के साथ एक बार ये दक्कन की तरफ गए हुए थे, वहां पर एक पठान ने इनको क्या किया, मौका निकाल के निपटा दिया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह का क्या होता है ना कि कुछ लोगों के ऊपर कृपा पात्र होते हैं, तो उनके कृपा पात्रों में से था बंदा बैरागी। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, जो कि बाद में सिख साम्राज्य की स्थापना की ओर कदम बढ़ाने में बहुत बड़ी योगदान देता है, बंदा बैरागी। तो इसी फर्रुखसियर के समय क्या है, बैरब, क्योंकि इसने क्या है, बंदा बैरागी ने क्या है, इनके नाक में दम कर रखा था फर्रुखसियर के, तो आए दिन कुछ ना कुछ बवाल काटे रहते थे, तो इसलिए क्या है 1716 में बंदा बैरागी को क्या है, बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया जाता है। किस लिए, जिससे सिक्कों को कंट्रोल में लाया जा सके। ठीक है, और इसी फर्रुखसियर के टाइम पे एक चीज जारी होती है, उसको फरमान बोलते हैं। फरमान क्या होता था, एक प्रकार का दस्तावेज होता था, वो क्या करता था, जिससे क्या है, कंपनी, ब्रिटिश कंपनी को क्या हुआ कि जो आपका कोलकाता वाला इलाका था वहां पर मुक्त व्यापार करने की छूट जैसी प्रक्रिया शुरू हो जाती हैं। वो किसके फरमान से हुआ था, तो वो फरमान था फर्रुखसियर का फरमान था। तो इसलिए फरमान क्या है, एक प्रकार का दस्तावेज होता है। क्या होता है, दस्तावेज है। ठीक है, दस्तावेज होता था जो कि कंपनी को कुछ विशेष छूट को साथ क्या है जारी किया जाता था। और ये फरमान किसके टाइम जारी हुआ था, फर्रुखसियर के टाइम पीरियड पे जारी हुआ था। सबको क्लियर स्क्रीन दिख रही ना, ऐसा तो नहीं किसी के को स्क्रीन क्लियर ना आ रही हो। कोई मैसेज डिस्प्ले तो नहीं कर रहा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। तो ये आप लोग फर्रुखसियर से संबंधित चीजें समझ गए। इसको राजा किसने बनाया था, ये बनाया था सैयद बंधुओं ने। शासन कब तक किया, 1713 1719 तक किया। इसको क्या कहा जाता है, घृणित कायर कहा जाता था। इसी ने बंदा बैरागी को निपटा दिया था। और इसी समय क्या है, अंग्रेजों के लिए एक विशेष फरमान जारी हुआ था, जिसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, जिसने आगे चल के अंग्रेजों को यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति, मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। तो ये दोनों चीज आप सबको समझ में आ गई, फर्रुखसियर के संबंधित में किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, बीच में दो शासक और आते हैं, रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात। ठीक है, इनके बारे में किसी को कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले उनका सीरियल आपको नोट करा दिया है, और वो आपसे पूछा भी नहीं जाने वाला उसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग उनको क्या है दिमाग से हटा दीजिए, और आगे चलते हैं। जिसके बारे में अब सबसे ज्यादा पूछा जाएगा वो है मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, ये कब शासन में आता है, ये रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात के बाद आता है। और कब आता है, 1719 से 1748 तक ये शासन करता है। इसके समय भारत में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, इसलिए थोड़ा सा क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
इसको रंगीला क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये थोड़ा रंगीन मिजाज था और इसके शासन में क्या बहुत ही कम ध्यान रहता था। शासन में क्या है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता। और ये जब शासन में आता है उस समय इसकी एज कितनी रहती है? 18 ईयर की रहती है। और ये क्या है, रंगीन क्रियाकलापों में मस्त रहता है। ठीक है। और इसका रियल नेम अगर पूछ लिया जाए तो इसका रियल नेम था रोशन अख्तर। ठीक है। तो मोहम्मद से संबंधित दो फैक्ट आपको पता चल गए। इसका निकनेम था रंगीला और उसका रियल नेम था रोशन अख्तर। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और पार्ट जान लेते हैं। देखिए, मोहम्मद शाह से पहले हमने अभी एक नाम आपको बताया था, क्या था? सैयद बंधुओं का। सैयद बंधु क्या है, किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। तो जैसा मैंने बताया, जब कोई किंग मेकर हो जाता है तो उससे बहुत सारे लोग दरबार में क्या है, जलने लगते हैं। ठीक है। इनसे क्या है, जलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, फ्लेमिंग शुरू हो गई। ठीक है। बहुत सारे लोग जलने लगे इनसे। तो अब ये जब जलने लगे तो दो व्यक्ति रहते हैं। एक का नाम था चिन कुलिच खान और दूसरे का नाम क्या था? सादत खान। सॉरी। ठीक है। ये दो व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, इससे सैयद बंदोबस्त थोड़ी प्रतिद्वंदता थी। तो इन्होंने क्या किया कि मौके का फायदा उठाया और मोहम्मद शाह रंगीला को भड़काया। और क्या है, सैयद बंधुओं को क्या है, छोटे वाले को पहले मरवा दिया, बाद में दूसरे को साइड लाइन कर दिया। ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए सैयद बंधुओं को मरवाने में किसका हाथ था, तो वो चिनकुलिस्तान और सआदत खान का था। ठीक है। इन्होंने सैयद बंधुओं की हत्या में अपना योगदान दिया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? इसने ऐसा क्या काम किया? इसने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसने टोटल निष्क्रियता की नीति अपनाई और टोटल जितने भी टाइम पीरियड इसने शासन किया, मौज मस्ती, 29 साल के शासन में इसने मौज और मस्ती मारी। ठीक है। इसके समय में क्या हुआ, बहुत शासन क्या हुए, कई भागों में विभाजित हो गया और कई छोटे छोटे राज्यों को उदय होता है। जैसे चिनकुलिज खान था, इसने क्या किया, निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। ठीक है। किसकी? निजाम उल मुल्क की। इसने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। पहले तो इसको वजीर बना दिया गया था। किसका? इसने अपना वजीर बना लिया था। परंतु क्या है कि इसने देखा कि ये होता नहीं कि किसी को आप अपने पद पे बैठा दें, लेकिन जब आदमी ढंग से काम नहीं करेगा तो आदमी एटलीस्ट परेशान होकर क्या है, छोड़ छाड़ के चल देगा। तो वही हाल हुआ। ये जो इसको वजीर तो बना दिया गया, परंतु क्या है, मोहम्मद शाह ने अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाया। तो चिनकुली खाल क्योंकि पहले भी दक्षिण में, दक्कन में क्या है, अपना थोड़ा सा प्रशासन देख चुका था, तो ये क्या है, दक्कन की ओर फिर से वापस लौट जाता है। ठीक है। और 1722 में वहां का प्रशासन शुरू करता है। और इस 1724 में क्या है, इसने क्या कर देता है, चिनकुलिज खान, यही जो निजामुल मुल्क है, तो 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना करता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? निजामुल मुल्क ने की थी। कब की थी? 1724 ईस्वी में की थी। बिल्कुल क्लियर हो गया सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? किसी कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि किस राज्य का उदय हो गया, एक राज्य जिसका उदय हुआ है वो है हैदराबाद। इसी के समय ही बंगाल भी अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। देखिए 1700 से वहां पर, वहां का जो गवर्नर रहता है वो कौन रहता है? मुर्शिद कुली खां रहता है। लेकिन क्या है, वो लगभग अपने स्वतंत्र अस्तित्व को वहां पर क्या है, बना लेता है। उसके बाद आने वाले शासकों ने उसको और स्वतंत्रता, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। किससे? दिल्ली के प्रशासन से, दिल्ली के आपके बादशाह से। तो आपको क्वेश्चन आ जाए कि बंगाल राज्य की स्थापना किसने की, तो क्वेश्चन आपको याद रखना है मुर्शिद कुली खान ने स्थापना की थी। 1717 से 1717 तक ये वहां पर गवर्नर के रूप में काम करता है, परंतु इसके बाद अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र करता जाता है। पूर्णतः स्वतंत्र कभी नहीं करते हैं, इनको उत्तराधिकार वाले राज्य भी कहा जाता है। उत्तराधिकार वाले राज्य क्या होते हैं? जो कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से पहले किसका हिस्से थे, वो जो आपका मुगल सल्तनत थे उसका हिस्सा थे, परंतु धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे, इसलिए इनको उत्तराधिकार वाला राज्य भी कहा जाता है। ठीक है। देखिए, जब एक टर्म यहाँ पे समझ लीजिए, ये मुगल शासन हो गया। ठीक है।
सपोज करिए मुगल शासन हो गया, इसके विघटन के बाद 3 प्रकार के राज्यों का उदय होता है। एक तो वो राज्य थे जो कि इन्हीं के अंग थे, लेकिन बाद में इन्हीं से बटकर अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, तो उनको उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जाता है। दूसरे थे विद्रोही राज्य। विद्रोही राज्य वो राज्य थे जो कि इनके विद्रोह के परिणाम स्वरूप बने, चाहे सिखों का राज्य हो या जाटों का राज्य हो या फिर मराठाओं का राज्य हो। और तीसरे राज्य ये थे कि जो सपोज करिए आप जब दक्षिण के देखते हैं तो यहाँ तक आपका लगभग लगभग कौन पहुंचा था, औरंगजेब। लेकिन इसके बाद भी कुछ इलाका केरल का या तमिलनाडु का छूट गया था। तो ऐसे राज्य, और इधर नॉर्थ ईस्ट में जब आप जाएंगे तो इधर नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में भी ये इलाका भी आपका क्या है, मुगल साम्राज्य से छूटा रह गया था। ठीक है, तो तीसरे ऐसे प्रकार के राज्य थे जहां पर मुगल साम्राज्य किसी भी रूप में पहुंचा ही नहीं था। ठीक है, तो कितने प्रकार के राज्य हो गए मुगल विघटन के साथ साथ? 3 प्रकार के राज्य का उदय देखने का आपको मिलता है। ठीक है, तो हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया, और कौन से राज्य हैं जो इसी समय पे स्वतंत्र हो जाते हैं, लगभग लगभग अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा कर लेते हैं? वो है अवध। अवध की स्वतंत्रता घोषणा कौन कर लेता है? यही सआदत खान, जिसका नाम आप लोगों ने सुना था। सआदत खान ने क्या है, किसकी स्थापना की? अवध की स्थापना की। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था? सआदत खान बुरहान उल मुल्क ने 1722 ईस्वी में क्या है, अवध प्रांत की स्थापना को का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते, किसी न किसी हिसाब से ये मुगल बादशाह के साथ जुड़े रहते हैं, परंतु अपनी जो थोड़ी स्वतंत्रता है वो क्या है, मुगल बादशाह से ले लेते हैं। अपने नियम कानून बनाने लगते हैं, अपने हिसाब से जागीरें बांटने लगते हैं, अपने हिसाब से सैन्य व्यवस्था नियंत्रित करने लगते हैं। तो ये सब किसके टाइम पे हो रहा है? ये सब आपके मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड पे हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के समय पे रोहिलखंड का भी क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। रोहिलखंड कहाँ पड़ता है, किसी को आइडिया है? रोहिलखंड कहाँ पड़ता है? स्टेट का नाम बताएगा कोई? कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ। रोहिलखंड या रुहेलखंड कहाँ पड़ता है? कमेंट करिए, देख रहा हूँ मैं सबका। किसी के कमेंट नहीं आ रहे हैं अभी, किसी को नहीं पता है रोहिलखंड कहाँ पड़ता है। अब गूगल बाबा की शरण में नहीं जाना है। किसी को नहीं पता रोहिलखंड कहाँ पड़ता है? वाह, रोहिलखंड अपने यूपी का ही पार्ट है। तो यूपी का कौन सा पार्ट? जो बरेली वाला इलाका है, या कुमायूं से लेकर दक्षिण गंगा का जो मैदान वाला इलाका है, वहां तक का जो पूरा इलाका है, वहां पर क्या कहलाता है? रोहिलखंड कहलाता है। ठीक है, वहां पर एक दाऊद खान या अली मोहम्मद खान नाम का व्यक्ति रहता है, वो भी क्या है, यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है। ठीक है, बंगस पठानों ने भी क्या है, अपने आप को लगभग लगभग स्वतंत्र कर लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, आपको पता होना चाहिए। रोहिलखंड कहाँ पड़ रहा है, बंगाल कहाँ पर पड़ रहा है, अवध कहाँ पर पड़ रहा है। सपोज करिए मैं बंगाल यूज कर रहा हूँ, सबसे पहले तो आप लोगों को मैप पता होना चाहिए। जब एक टर्म का इस्तेमाल करूं और आपको नहीं पता, तो आप लोग उसको पूछिए ना कि कहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, अगर पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो जिसके बारे में भी नहीं पता कि अवध कहाँ पड़ेगा या हैदराबाद कहाँ पड़ेगा, हैदराबाद किसकी राजधानी है, ये तो पता होगा ना सबको। ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, अभी फिलहाल में, पहले एक राज्य के रूप में था। और अवध तो आपका जो फैजाबाद वाला इलाका है या लखनऊ वाला इलाका है, टोटल संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? अवध कहलाता है। ठीक है, अवध अवध के नाम पे सिर्फ अयोध्या नहीं आता, वो पूरा इलाका आता है। और उसका जो मुख्यालय बनता है, उसकी राजधानी कौन बनता है? वो लखनऊ बनता है। ठीक है, और यहाँ पे एक विशेष प्रकार की शैली का विकास भी होता है। जब आप लोग आगे जाके देखते हैं कथक शैली, नृत्य शैली, जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर का कुछ पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि लखनऊ में ये जो लखनऊ के नवाब बनते हैं आगे चल के, इन्हीं के अंडर क्या होता है, सब कला शैलियों का विकास भी होता है। क्यों? क्योंकि जब सेंटर की कोई शक्ति टूटती है, तो क्या उन वहां पर जो कलाकार रहते हैं, वो भाई सेंटर में अब वो ढलान की ओर जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो सेंटर के कलाकार लोग होंगे वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो उनको जो आश्रय देने वाले लोग में होते हैं, तो उसमें लखनऊ के जो प्रशासक होते हैं, जो शासनकर्ता होते हैं, उन्होंने क्या है, उसको आश्रय दिया। ठीक है, नृत्य संगीत इन सब चीजों का। तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे? मोहम्मद शाह रंगीला में पहुंच गए थे। कैसे? राज्यों का विभाजन इसी के समय शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया, अवध हो गया, या फिर रोहिलखंड हो गया, इस सबका विकास किसके टाइम पे हो गया? मोहम्मद शाह रंगीला के। इसके समय एक और बड़ी घटना भी होती है,
मोहम्मद राज शाह रंगीला का 1737 में, ठीक है। एक घटना पीछे हम छोड़ आए हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। 1700 से पहले क्या है कि बाजीराव पेशवा के बारे में जब हम लोग मराठा पढ़ेंगे तब उसको कर लेंगे, ठीक है। अब इसको रहने देते हैं, इसी समय थोड़ा सा जान लेते हैं। 1737 में ही जो मराठा पेशवा था, कौन, बाजीराव का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, सबने बाजीराव मस्तानी देख लिया होगा, ठीक है। तो वही बाजीराव 1737 में क्या होता है, बाजीराव का आक्रमण दिल्ली पे होता है इसी मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर। जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है वो हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में आता है और आप सब क्या है गलत भी करते होंगे, ठीक है। तो गलत नहीं भी करना है। वो आक्रमण कौन सा है, वो है आपका ईरान का जो शासक था नादिर शाह का आक्रमण, ठीक है। नादिर शाह ये 1739 ईस्वी में भारत पे आक्रमण करता है। कब करता है, 1739 ईस्वी में भारत में आक्रमण करता है। ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा, 1739 ईस्वी में भारत में आक्रमण करता है कौन, नादिर शाह आक्रमण करता है, ठीक है। और ये क्या है कि कोहिनूर हीरा के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुन रखी होंगी, ठीक है। तो कोहिनूर वगैरह भी लेके निकल लेते हैं। और एक तख्ते ताउस था, ठीक है। उस तख्ते जिसपे क्या है मुगल शासक बैठते थे, और उसमें बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं रत्न वगैरह जड़े थे। उसको क्या है, ये पिचकारी उसमें हुई थी, तख्ते ताउस को भी ये ईरान लेके चला जाता, कौन, ये नादिर शाह। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि तख्ते ताउस लेके कौन चला गया, क्वेश्चन ये आएगा कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक कौन था। तख्ते ताउस पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक कौन था, तो आप सबको पता होना चाहिए तख्ते ताउस पे बैठने वाला आखिरी मुगल शासक कौन था। तो वो आपका था ना मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद तो क्या हुआ कि भाई ये लेके चले ही गए थे, कौन, नादिर शाह, ठीक है। और जब ये भारत आया तो इसने दिल्ली को बहुत बुरी तरीके से लूटा, मतलब जिस तरह से लूट सकता था उस तरह से लूटा। और कहा यह जाता है कि जो ये आपका चिनकुलिज खान वगैरह इन लोगों ने जब इससे गुजारिश की तब ये छोड़ के गया। और करनाल का भाई जब ये भारत की तरफ आक्रमण के लिए बढ़ रहा था, ईरान से आया तो भाई पाकिस्तान से होते हुए पंजाब होते हुए जब करनाल पहुंचा तब इनको, मतलब पहले तो मस्ती में डूबे रहे, कोई नहीं चला जाएगा चला जाएगा, ये वाले मूड में थे। जब सर पे बिल्कुल सर तक पानी चढ़ गया तभी अपने आराम गृह से बाहर निकलते हैं और वहां लड़ते हैं, तो जम के काटे जाते हैं। एक वर्ड अगर मतलब सिंपल लहजे में कहा जाए तो जम के मतलब इनको प्रताड़ित किया जाता है। परंतु फिर इनके जो ये चिंकुलिज खान वगैरह थे थोड़ा से उससे नादिर शाह से विनती विनती करते हैं, तो फिर जाके मानता है। और उस समय 70 करोड़ रुपए भारत से लेके जाता है, 70 करोड़, समझ सकते हैं आज के टाइम के नहीं, उस समय में जब 1 किलो 1 रुपए में कितना सेरो गेहूं मिल जाता रहा होगा, उस जमाने में 70 करोड़ रुपए भारत से लेके जाता है, क्या वसूल के लिए जाता है। और दिल्ली में बिल्कुल बुरी तरीके से मार काट मार देता है, ऐसा कहा जाता है कि मार काट के दिल्ली बिल्कुल खाली कर दी थी। कौन था, वो नादिर शाह थे, ठीक है। इसके बाद नादिर शाह के बाद इसी का पुत्र कौन बनता है, अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का नाम भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। कौन, अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली भारत में पहली बार आक्रमण कब करता है, 1948 में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोगों को याद रखना है। नादिर शाह 1739 में किसके टाइम पीरियड में आक्रमण करता है, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में आक्रमण करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इससे पीछे वाले भूल गए होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भूल गए होंगे, क्योंकि आप सबका ध्यान कहीं और ही चल रहा होगा। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहला शासक कौन था उत्तरवर्ती मुगल में, बहादुर शाह। जब बहादुर शाह था, जफर नहीं, जफर तो सबसे लास्ट मुगल शासक में, ठीक है, जिसको साहेब बेखबर कहा जाता था। और 1707 से लेकर 1712 तक इन लोगों ने शासन किया, किसने, बहादुर शाह ने। इसके बाद कौन आता है, जहांदार शाह आता है, जो कि 12 से 13 तक रहता है। इसके बाद फरुखसियर आता है, 13 से 19 तक रहता है। इसके बाद रबीउ दरजात आता है, जो कि 1719 में ही आता है और चला जाता है। इसके बाद रफीउद्दौला आता है, जो कि 1700 क्या है 19 तक रहता है, ये भी चला जाता है। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आता है, जिसके बारे में हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो यहाँ पर देख लिए हैं, जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिए, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रशासक आता है वो है किसी भी काम का नहीं,
उसके बारे में केवल आप लोग डेट आप लोगों को बता दी गई, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। वो है आपका अहमद शाह। इन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, इनके बारे में कहा जाता है उधम भाई पे बहुत ज्यादा निर्भर थे, बाकी इनके पास अपनी खुद का विवेक शून्य था। ठीक है, तो इनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको याद नहीं रखनी, बस क्रोनोलॉजी के रूप में आप उनको थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा, बाकी बहुत ज्यादा कुछ इनके बारे में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो अगला शासक आता है वह है आलमगीर। ठीक है, द्वितीय। ये कब से कब तक रहता है? ये 1754 से लेके 1758 तक रहता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके समय में एक घटना हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो घटना कौन सी थी जिसने इसको इंपॉर्टेंट बना दिया? वो है 1757 का प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध कहाँ? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा जाता है जो, वो प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था, प्लासी का युद्ध होता है के समय मुगल शासक कौन था, तो आपको पता होना चाहिए उस समय मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? अगर किसी कोई दिक्कत तो बताइएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, वो है शाह आलम द्वितीय। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? इसका टाइम पीरियड 1759 से 1806 तक। ठीक है, शाह आलम द्वितीय रहता है। और इसका ये क्या था कि इसने भी जिंदगी में कुछ टाइप में ऐसा कोई काम नहीं किया था, और पहले तो शुरुआत में ये इतना मतलब डरा हुआ था अपने खुद के एक जो वहां पर उनका वजीर टाइप में था उससे, और ये बहुत समय तक अपने शुरुआती 12 वर्ष इसने क्या है दिल्ली से बाहर गुजारती हैं। ठीक है, इलाहाबाद वगैरह में 12 वर्ष तक, तो 59 से मतलब ये मान के चलो 1771 तक ये आपके क्या था, दिल्ली से बाहर ही था। बाद में इसको मराठा दिल्ली लेकर आते हैं और गद्दी पे बैठाते हैं, परंतु बाद में फिर भी इसको अंधा कर दिया जाता शाह आलम को। तो इसके समय में क्या है, जो मुगल शासन है वो क्या है दिल्ली से पालम तक हो जाता है। पालम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ये कहा नहीं जाता दिल्ली दिल्ली से पालम, तो वो इसी समय में शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे लगभग लगभग सभी राज्य आसपास के स्वतंत्र हो गए थे और कोई इसकी सुनने वाला नहीं रह गया था। ठीक है, इसके समय में इंपॉर्टेंट घटनाएं क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट कैसे है? तो इसके समय दो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। एक है 1761 का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, थर्ड वार। इसी किसके किसके बीच में लड़ा गया था? पानीपत थर्ड वार मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक था? ईरानी था। ठीक है, ये चीज आपको क्या है याद रखनी है। पानीपत का थर्ड वार 1761 में हुआ और इसे मराठाओं की बुरी तरीके से हार हुई थी। और कहा यह जाता है कि पानीपत का जो थर्ड वार था, विपिन चंद्र लिखते हैं कि पानीपत का थर्ड वार भले इसने ये निश्चित ना किया हो कि भारत में शासन कौन करेगा, परंतु इसने ये जरूर निश्चित कर दिया था कि भारत में शासन कौन नहीं करेगा। किसके बारे में कहा जाता है? एक सीधे सीधे सेंटेंस आ जाए, पूछ लिया जाए कि वो कौन सा युद्ध था जिसने ये निर्धारित कर दिया था कि भारत में शासन कौन करेगा कौन नहीं करेगा। मतलब इसने ये निर्धारित कर दिया था भारत में शासन कौन नहीं करेगा, तो कौन नहीं करेगा? मराठा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने मतलब बहुत बुरी तरीके से इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी। लगभग ये कहा जाता है कि 28,000 लोगों को इसमें कत्लेआम हो गया था इसी पानीपत के युद्ध में। अहमद शाह अब्दाली की जो भी मतलब रण बांकुरे थे, उन्होंने क्या किया था, दौड़ा दौड़ा के मारा था। मतलब जो लोग उस रण क्षेत्र को छोड़ के भाग रहे थे, वो क्या है उनको पीछा करके मारते थे। ठीक है, तो पहली बड़ी घटना इसके टाइम पे क्या होती है? शाह आलम के समय पानीपत का युद्ध। दूसरी बड़ी घटना क्या होती है? 1764 का बक्सर का युद्ध। अब हाल देखिए, इस बक्सर के युद्ध में ये शामिल हो जाते हैं, शाह आलम द्वितीय भी शामिल हो जाते हैं, शुजाउद्दौला मीर जाफर सब मिलकर लड़ते तो हैं, मीर कासिम सॉरी। तो होता क्या है कि शाह आलम द्वितीय के पास अपनी खुद की कोई सेना वेना नहीं थी, मतलब ढंग की कोई सेना नहीं थी। और होना क्या था,
हारी होनी थी। तो 1764 के युद्ध ने क्या इनको हार का रास्ता देखते हैं। तो उस समय अगर क्वेश्चन आ जाए कि बक्सर युद्ध के समय शासन कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था, जिसने इसमें इस युद्ध में पार्टिसिपेट भी किया था। बक्सर युद्ध में किसने किसने पार्टिसिपेट किया था? वो अवध के नवाब थे, आपका जो दिल्ली के थे इन्होंने किया था, और बंगाल, इन 3 लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के साथ मोर्चा लिया था, जिसमें इनकी भयंकर हार भी हुई थी। और इनके बाद इनको बहुत सारी ऐसी संधियों से दो चार होना पड़ा था, जो कि इनके लिए बहुत ही अपमानजनक थी। ठीक है, और ये शाह आलम द्वितीय पहला मुगल शासक था, ठीक है, जिसको क्या है पेंशन पे रखा गया था। ठीक है, इसको क्या है पेंशन दी जाने लगी थी, और उसको इसको मतलब ऐसा कहा जाता है शाह आलम द्वितीय का हाल तो ये हो गया था कि अगर इस ये अपने जहां पे लाल किले में रहते थे दिल्ली में, अगर उससे बाहर भी जाते तो इसको कोई पहचानता नहीं था। ठीक है, तो पहली पेंशन, पहले अगर क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसको पहली बार पेंशन पे रखा गया, तो वो आपका कौन था? वो आपका था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और इसको दिल्ली कौन लेके आया था? जैसा मैंने बताया 1771 में मराठा में कौन? महादजी सिंधिया, जो ग्वालियर का शासक था। कौन था? महादजी सिंधिया। ठीक है, जब भी हम लोग मराठा पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्वालियर में कौन था, होलकर कहाँ पे थे, इंदौर में कौन था, इस सब के बारे में। ठीक है, तो ये ग्वालियर पे था, ग्वालियर के शासन महादजी सिंधिया इसको दिल्ली लेके आता है। ठीक है, तो ये इतना इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज थी, वो हम लोगों ने जान लिया। अगला इंपॉर्टेंट शासक कौन है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके बाद ये आपके 1806 तक रहते हैं कौन? शाह आलम द्वितीय, जिसको अंधा कर दिया जाता है। इसके बाद आते हैं अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था। अब जैसे ये तो शाह आलम द्वितीय तो बीच में पेंशन भोगी बने थे, ये तो शुरुआत से ही पेंशन भोगी थे, मतलब ये जब से आए तभी से पेंशन भोगी थे। उनको इतनी पैसा दे दिया जाए कि आप कुछ बोलना नहीं है, पैसा लो और शांति से बैठो। शुरुआत से क्या थे? पेंशन भोगी थे। ठीक है, तो इनकी इनके इनको जाना किस लिए जाता है? तो इनको जाना इनकी वजह से नहीं जाना जाता, इनको जाना जाता है बेसिकली राजा राम मोहन राय की वजह से जाना जाता है। ठीक है, अब क्यों जाना जाता है? बेसिकली इनको इनको अपनी पेंशन क्या था, कम लग रही थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। तो जब उनकी पेंशन बढ़ जाती है तो इससे खुश होकर इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। तो क्वेश्चन क्या आता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आपको अकबर द्वितीय ने दी थी, जिसका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अंतिम शासन की तरफ, अंतिम शासक की तरफ हम लोग पहुंच आए हैं। और इसके बाद आपका ये मुगल प्रशासन लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, 1837 से 1857 तक शासन करते हैं। ये अंतिम मुगल था। बात इसकी क्या देखिए, देखिए प्रशासन में कोई कार्यकुशलता नहीं थी, बूढ़ा इंसान था, काम मतलब शरीर में कोई हिम्मत हिम्मत बची नहीं थी। लेकिन ये क्या है, उर्दू का अच्छा कवि था। ठीक है, इसको उर्दू का ठीक ठाक ज्ञान था, उर्दू कवि था और कुछ रचनाएं वगैरह भी लिखता रहता था। और बेचारा मजबूरी में ही, कहते हैं ना कई बार जबरदस्ती किसी को पानी में चढ़ा दिया जाता है, तो इसके साथ भी वही हुआ था। और जब 1857 की क्रांति होती है, तो 1857 की क्रांति में क्या कर दिया जाता है, इसको जबरदस्ती क्या है, भारत का बादशाह घोषित कर दिया जाता है। और 1857 की क्रांति में इसको शामिल कर दिया जाता है। और बेचारे इस चक्कर में इसको क्या है, जो अंग्रेज रहते हैं क्या भेज देते हैं, रंगून। रंगून कहाँ पड़ता है आपका? आज के टाइम का म्यांमार। उस समय का क्या था वो? बर्मा था। ठीक है, ठीक है, तो रंगून भेज दिया जाता। तो इसी इसकी कब्र कहाँ पे है? रंगून में ही इसकी कब्र है। और इसी इसके बारे में ये एक लाइन फेमस है, कई कई बार आप लोगों ने सुना होगा। वो पंक्ति क्या है? न किसी के आंख का नूर हूं मैं, न किसी के दिल का करार हूं मैं, जो किसी के काम ना आ सका वो मैं बुझता हुआ चिराग हूं। ठीक है, तो ये लाइन आप लोग सुने होंगे इससे पहले, बहुत सारे आजकल के मुंह में रहती है। तो ये रहा कुल मिला के उत्तर मुगल प्रशासन, या उनके शासक कौन कौन से थे।
उनसे इम्पोर्टेंट उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, और कैसे किसके शासन पीरियड में क्या होता है वो हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लिया है। इससे ज्यादा आपको नहीं आने वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए उत्तर मुगल शासन के पतन के कारण क्या थे। सिंपल सी बात है कि आर्थिक सब विपन्नता इनके टाइम पे आगे आ जाती, किसी खुद पेंशन भोगी बन जाते हैं तो कहाँ से प्रशासन चला पाएंगे, ठीक है। स्थिर केंद्रीय प्रशासन तो रहा नहीं उत्तर मुगल शासन में। दक्कन सैन्य अभियानों के कारण बहुत सारी हानि हो गई थी, आयोग उत्तराधिकारी थे ही सब, एक से बढ़ के एक आयोग निकलते जा रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने समझ ली होगी, और इनमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो याद रखने वाले हैं। जितना मैंने बताया, मैंने आपको ज्यादा चीजें इसलिए नहीं बताई कि आपको काम ना आ सके, ठीक है। तो नादिर शाह के बारे में याद रखिएगा, नादिर शाह भारत पर कब आक्रमण करता है, और तख्ते ताउस कौन लेके जाता है ये भी आपको याद रखना है। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बारे में याद रखना है कि कब उसने पहली बार भारत में आक्रमण किया था, 1748 में। उसके बाद में उसने भारत में कई बार आक्रमण किया, एक बार पंजाब में किया, 1757 में किया, इसके बाद 63 में किया, 61 में किया। तो 61 वाला युद्ध भी इसका अहमद शाह अब्दाली का याद रखना है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला है, वो हर एग्जाम में भी पूछा सकता है। पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो आपको याद रखना है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हो, जिससे मराठाओं की हार होती है। तो ये था आपका उत्तर मुगल, ठीक है। उत्तरवर्ती मुगल यहाँ से समाप्त होता है। इसके बाद कल हम लोग कंपनियों का आगमन थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। कंपनी का आगमन कैसे होता है, भारत में कौन कौन सी कंपनी किस क्रम में आती हैं और उनकी स्थापना किस क्रम में होती है, इसको जानेंगे। और साथ में जानेंगे हम लोग मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे, मराठों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे। साथ में हम लोग पढ़ेंगे मराठा के साथ कहाँ पढ़ेंगे, बंगाल के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग हैदराबाद के बारे में जानेंगे, ठीक है। मराठा, बंगाल, हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत मैसूर युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग कल पढ़ के क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया रख सकता है, उसका जो जायज सोल्यूशन होगा वो दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन आपको बताया जाएगा।